हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी को कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए होने वाली है, उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है वो सिखा रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन में आप सभी को टॉप 25 प्लस एमसीक्यूज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सिखाऊंगी इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, बिकॉज ये टॉप 25 प्लस एमसीक्यूज है। And basically this is regarding to the revision session, and that's why after viewing this video आपके जो doubts है वो भी clear हो जाएंगे and you will get an idea कि exactly किस प्रकार के MCQs आपको research methodology section में पूछे जाते हैं in the combined research entrance test. Okay, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिस कोर्स की मदद से आप सभी लोग क्रेट एग्जामिनेशन को गारंटीड क्वालिफाई कर सकते हो। सो इस कोर्स में आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी है। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेंट्स 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिलता है। सो इस रिवीजन पीडीएफ में आप एक ही पीडीएफ में सारे टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हो एंड गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज यहाँ से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ क्रेट एग्जामिनेशन। ओके, और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। फाइन। सो स्टूडेंट्स, इस कोर्स को अगर आपको परचेस करना है देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड देखो, कोर्स की फीस भी बहुत कम है, विच इज़ ओनली 699 रुपीज़। एंड स्टूडेंट्स, इन कोर्स फीस में हम सभी लोग आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ योर पीएचडी एडमिशन एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एंड एज वेल ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी भी प्रोवाइड करती है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। नाउ, a recent study found an instructional strategy to be ineffective when compared to that currently being used. The results are, so basically एक रिसेंट स्टडी में ऐसा समझ में आया कि जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी आपने पहले इस्तेमाल की थी, ओके, वो इनइफेक्टिव थी अगर आप उसका कंपैरिजन अभी के रिसर्च स्ट्रैटेजी में यूज़ करते हो तो। सो उसके रिजल्ट्स एग्जैक्टली क्या होंगे, वेदर वो रिजल्ट्स नॉन सिग्निफिकेंट एंड देयरफॉर अनइम्पॉर्टेंट होंगे, या फिर नॉन सिग्निफिकेंट बट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आइडेंटिफाई व्हाट डजंट वर्क, significant and therefore important, significant but unimportant because they don't identify that works. So देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हो बेसिकली वो तो यहाँ पे सही है, इफेक्टिव है, बट अगर उसका कंपैरिजन आप पहले इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी के साथ करोगे देन इट वाज इनइफेक्टिव। बट अभी का इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी जो है वो इफेक्टिव है, इसका मतलब ये होता है। एंड दैट्स वाई इसके जो रिजल्ट्स है वो सिग्निफिकेंट है एंड दैट्स वाई ये इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज करंटली बीइंग यूज्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी ये इफेक्टिव है। ओके, एंड दैट्स वाई इसके रिजल्ट्स भी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट है। ओके, दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3 ओवर हियर। ओके, एन अनहाइपोथेसाइज्ड रिजल्ट रिप्रेजेंट्स। ओके, सो अनहाइपोथेसाइज्ड रिजल्ट एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेप्टेड नल हाइपोथेसिस या फिर रिजेक्टेड नल हाइपोथेसिस, या फिर अनइंटेंडेड रिजल्ट दैट अपीयर्ड इन द स्टडी, या फिर स्टैटिस्टिकल एरर। देखो, ये एक अनहाइपोथेसाइज्ड रिजल्ट है, यानी कि यहाँ पे आपने हाइपोथेसिस को बना के उसको टेस्ट करके रिजल्ट आपके आए नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है इसकी तो बात आती नहीं है। सो पहले दो ऑप्शंस वैसे भी एलिमिनेट हो जाते हैं एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, बिकॉज अनहाइपोथेसाइज्ड रिजल्ट बेसिकली ये अनइंटेंडेड रिजल्ट होते हैं जो स्टडी में आते हैं। बेसिकली ये रिजल्ट हमें चाहिए नहीं होते हैं इन आवर रिसर्च, बिकॉज अनहाइपोथेसाइज्ड रिजल्ट ये ऑथेंटिकेट नहीं होते हैं, बिकॉज इसमें प्रॉपर एविडेंस का इस्तेमाल करके रिजल्ट्स आते नहीं है हमको। ओके, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3। एंड स्टैटिस्टिकल एरर तो अनहाइपोथेसाइज्ड रिजल्ट दिखाता नहीं है, बिकॉज जब भी हम सभी लोग हाइपोथेसिस को बना के उसको स्टैटिस्टिकली मेजर करते हैं देन उसमें स्टैटिस्टिकल एरर आते हैं।
बट जहाँ पे हाइपोथेसिस है ही नहीं वहाँ पे स्टैटिस्टिकल एरर्स आएंगे नहीं, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3. ओके, when using a statistical test of significance it is very important to be sure. जब भी आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का इस्तेमाल कर रहे हो देन उस वक्त आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए किस चीज़ को. द रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट है. देन द अजम्पशंस ऑफ द टेस्ट आर मेट, मतलब टेस्ट के सारे अजम्पशंस वाकई में मतलब फुलफिल है या नहीं है. स्टैटिस्टिकल पावर इज़ स्मॉल, यानी कि जो स्टैटिस्टिकल पावर है वो स्मॉल है. इफेक्ट साइजेस आर स्मॉल, यानी कि जो सैम्पल साइजेस है वो स्मॉल है. सो बेसिकली स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि जो अजम्पशंस होते हैं टेस्ट के वो सारे अजम्पशंस फुलफिल होने चाहिए. इट शुड बी इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सेकंड. जैसे कि हमने कल के सेशन में देखा था पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जिसमें पैरामेट्रिक टेस्ट में हमें अजम्पशंस को फुलफिल करना बहुत इसेंशियल है, एंड अगर हम लोग अजम्पशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं देन हम लोग नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स का यूज़ करते हैं, राइट. एंड दैट्स वाई स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में अजम्पशंस जो होते हैं टेस्ट के वो फुलफिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड स्टैटिस्टिकल पावर ये कभी भी लार्ज होनी चाहिए, इट शुड बी लार्ज इनफ. अगर स्टैटिस्टिकल पावर ज़्यादा होती है देन आपका जो टेस्ट है उसके रिजल्ट्स भी सिग्निफिकेंट आते हैं. दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन गेट एलिमिनेटेड. एंड एज वेल जो इफेक्ट साइजेस यानी कि जो सैम्पल साइजेस होती है वो भी अगर ज़्यादा होंगी देन उसकी वजह से जो स्टैटिस्टिकल एरर या फिर जो एरर्स बेसिकली जो होते हैं वो आते नहीं है यहाँ पे. सो ये भी एलिमिनेट हो गया. एंड द रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट. सो बेसिकली आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा है, राइट. मतलब रिजल्ट आर सिग्निफिकेंट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा है बेसिकली. दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी assumptions ऑफ द टेस्ट आर met. Which of the following methodological issues influences the interpretation of research results? So इनमें से कौन से methodological issues basically रिसर्च रिजल्ट्स के इंटरप्रिटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. बेसिकली अगर इन एक्चुअली मेथोडोलॉजिकल प्रोसेसेस में अगर कोई भी इश्यूज आती है देन इनकी वजह से जो रिसर्च रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन का पार्ट होता है उसमें कोई ना कोई तो दिक्कत आती है. सो बेसिकली व्हाट आर दीज मेथोडोलॉजिकल इश्यूज? सो स्टैटिस्टिकल पावर या फिर मेजरमेंट एरर या फिर मल्टीपल कंपैरिजंस. सो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जितना स्टैटिस्टिकल पावर ज़्यादा होता है उतनी ही आपकी टेस्ट सिग्निफिकेंट होती है, एंड जितना स्टैटिस्टिकल पावर ये कम होता है उतनी टेस्ट इनसिग्निफिकेंट हो जाती है. ओके, एंड स्टैटिस्टिकल पावर का मतलब ये होता है कि बेसिकली जब भी आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स का इस्तेमाल करते हो देन उन स्टैटिस्टिकल टेस्ट की मदद से कितने एक्सटेंड तक आपके रिसर्च के रिजल्ट्स आपको ऑथेंटिकेट मिलते हैं. सो दिस इज नथिंग बट द स्टैटिस्टिकल पावर. ओके, एंड दैट्स वाई अगर स्टैटिस्टिकल पावर में कोई भी इश्यूज आते हैं देन ऑब्वियसली दिस थिंग इन्फ्लुएंसेस द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स. ओके, सो ये एक मेथोडोलॉजिकल इशू है. एज वेल मेजरमेंट एरर. सो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हो फॉर मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल्स इन योर रिसर्च देन अगर उस इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट एरर है देन उसकी वजह से भी डेटा इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आती है. सो ये भी एक मेथोडोलॉजिकल इशू है. देन मल्टीपल कंपैरिजंस. सो अगर कई रिसर्च प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें काफ़ी सारे ग्रुप्स को कंपेयर करना पड़ता है या फिर काफ़ी सारे वेरिएबल्स को आपको कंपेयर करना पड़ता है. सो इन दैट सिचुएशन अगर मल्टीपल कंपैरिजंस है देन यू नो बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स ना काफ़ी सारे इश्यूज इसमें आते हैं बिकॉज डेटा बहुत ज़्यादा होता है एंड दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल टू एनालाइज और टू इंटरप्रेट ऑल द डेटा सेट. दैट्स वाई इट कॉजेस द a flaw in the interpretation of research results, and that's why this is again the methodological issue. So your correct answer should be 4, that is all of the above. Okay, Mr. Alex is proposing to randomly select a sample of 150 third grade students from the population in Delhi. Where would you likely to find the details of the procedures he is proposing to use? So basically Delhi में
मिस्टर एलेक्स को 150 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम थर्ड ग्रेड स्टूडेंट्स। सो इसके रिगार्डिंग जो भी कुछ प्रोसीजर उसको करनी पड़ेगी। सो इसके जो डिटेल्स है वो उसको कहाँ से मिलेंगे और किस सेक्शन से उसको मिलेगी। द मेथड्स सेक्शन ऑफ अ क्वालिटेटिव रिसर्च प्लान, या फिर मेथड्स सेक्शन ऑफ अ क्वांटिटेटिव रिसर्च प्लान, या फिर डेटा एनालिसिस सेक्शन ऑफ अ क्वालिटेटिव रिसर्च प्लान, डेटा एनालिसिस सेक्शन ऑफ अ क्वांटिटेटिव रिसर्च प्लान। सो देखो यहाँ पे मिस्टर एलेक्स को रैंडमली 150 सैम्पल्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द थर्ड ग्रेड स्टूडेंट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन इन दिल्ली। सो यहाँ पे सिलेक्ट करना है सैम्पल्स को, यानी कि यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करना है। ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग सिर्फ मेथड्स सेक्शन को रेफर करेंगे, हम डेटा एनालिसिस सेक्शन को रेफर नहीं करेंगे। ओके, सो आपके जो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है ये यहाँ पे एलिमिनेट होते हैं, एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2, बिकॉज यहाँ पे रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट करना है एंड हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च में रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हैं, बट इन द क्वालिटेटिव रिसर्च हम लोग रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे बेसिकली नॉन प्रोबेबिलिटी प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2, दैट इज द मेथड्स सेक्शन ऑफ अ क्वांटिटेटिव रिसर्च प्लान। ओके, मिस जॉन इज प्रपोजिंग टू स्पेंड टाइम in a 5th grade teacher's classroom to begin understanding how this teacher is managing the shift from a traditional approach to instruction to a constructivist approach. Where is Miss Joan likely to discuss information about these two approaches? So Miss Joan को क्या करना है, उसको spend करना है टाइम, वो भी 5th grade टीचर्स के क्लासरूम में, ताकि मिस जोन अंडरस्टैंड कर सके कि 5th ग्रेड क्लासरूम की जो टीचर है वो बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच को कैसे मैनेज करता है, एंड एज वेल वो ट्रेडिशनल अप्रोच को कैसे शिफ्ट करता है टू द इंस्ट्रक्शन अप्रोच एंड एज वेल टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ओके, सो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मिस जोन को मिलती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कहाँ पे डिस्कस करेंगी। So basically whether Miss Joan will discuss the information in the introduction of a qualitative research plan, या फिर introduction of a quantitative research plan, या फिर methods section of a qualitative research plan, या फिर methods section of a quantitative research plan। देखो approach का जो मतलब होता है, basically approach का मतलब होता है method itself। okay, approach is nothing but the method itself, and that's why Miss Joan ये जो सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली वो मेथड सेक्शन में ही डिस्कस करेंगी, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, दैट इज मेथड सेक्शन ऑफ अ क्वालिटेटिव रिसर्च प्लान। बिकॉज यहाँ पे मिस जोन को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कि एग्जैक्टली ट्रेडिशनल अप्रोच से लेकर इंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच तक टीचर कैसे मैनेज करता है। ओके, इंस्ट्रक्शंस बेसिकली। ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पे जो डेटा उसको मिलेगा वो क्वालिटेटिव डेटा मिलेगा, नॉट क्वांटिटेटिव डेटा, एंड दैट्स वाई ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो मिस जोन ये मेथड सेक्शन ऑफ अ क्वालिटेटिव रिसर्च प्लान में डिस्कस करेगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मल इवैल्यूएशन ऑफ अ रिसर्च प्लान। सो बेसिकली जब भी हम लोग पूरा रिसर्च प्लान बनाते हैं देन उसको एक फॉर्मली इवैल्यूएट किया जाता है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो पूरा रिसर्च प्रोसेस है वो कितना फिजिबल होगा अगर हम लोग इस रिसर्च प्लान को फॉलो करेंगे। सो उस फॉर्मल इवैल्यूएशन जो है वो हम लोग कैसे करते हैं। सो बेसिकली यू कैन डू इट बाय क्रिटिक बाय अ कलीग ऑफ द रिसर्चर, या फिर क्रिटिक बाय एन एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर, या फिर अ पायलट स्टडी एंड अ फील्ड टेस्ट, नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे आपको फॉर्मल इवैल्यूएशन के बारे में पूछा है। सो फॉर्मल इवैल्यूएशन यानी कि it should be somehow a scientific method, and that's why your correct answer should be 3, that is pilot study and a field test. Okay,
सो बेसिकली यहाँ पे रिसर्चर सबसे पहले पायलट स्टडी करेगा बिकॉज पायलट स्टडी ये एक फिजिबिलिटी स्टडी होती है जिसमें हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली हमारा रिसर्च प्लान कितना फिजिबल होगा फॉर आर फर्दर रिसर्च प्रोसेस। एंड एज वेल फील्ड टेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं, यानी कि हम लोग फील्ड में जाके टेस्ट करते हैं, मतलब इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। सो अगेन दिस इज अ फॉर्मल इवेल्युएशन ऑफ अ रिसर्च प्लान। सो बोथ ऑफ दीज आर द फॉर्मल इवेल्युएशंस ऑफ अ रिसर्च प्लान, and that's why your correct answer should be 3. Next, if you find that someone else publishes work similar to yours before your project is completed, what could you do? Okay, आपको अगर समझ में आया है कि किसी अदर रिसर्चर ने आपके ही जैसा काम किया है बट आपसे पहले उसने उसका जो वर्क है वो पब्लिश किया है, देन उसके बाद आप क्या करोगे? देयर इज़ नथिंग यू कैन डू, so to do not mention it in your study. मतलब आप कुछ भी नहीं करोगे, आप इसके बारे में अपने स्टडी में भी मेंशन नहीं करोगे। completely revamp your ideas so you are not replicating their study. so आप अपने आइडियाज़ completely चेंज करोगे ताकि आप उनके स्टडी को रेप्लिकेट नहीं कर रहे हो। आप हाइपोथेसिस एंड एम्स दोनों ही चीज़ों को चेंज करोगे, या फिर आप उनका जो रिसर्च है वो टॉपिक बेसिकली आप अपने रिपोर्ट में एक्नॉलेज करोगे एंड पूरा स्टडी आप इवेल्युएट करोगे। सो बेसिकली योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, बिकॉज अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन होता है या फिर ऐसी कोई भी इंसिडेंस अगर आती है, देन इन सच सिचुएशंस हमें अदर रिसर्चर के जो वर्क्स है उनको हमें हमारे रिसर्च रिपोर्ट में एक्नॉलेज करने चाहिए एंड एज वेल हमें पूरा जो स्टडी है वो इवेल्युएट करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4। अगर आप ऐसा नहीं करोगे देन इसे प्लेजियरिज्म कहा जाता है, यानी कि यू आर कॉपिंग देयर वर्क, ओके, एंड दिस इज अनएथिकल। नेक्स्ट, which of the below would allow the temporal relationships between variables to be examined and compared? सो इनमें से कौन सा रिसर्च डिज़ाइन ऐसा है जिसमें ये हमें अलाउ करता है ताकि हम वेरिएबल्स के बीच में जो टेम्परल रिलेशनशिप होता है उनको एग्जामाइन कर सके एंड एज वेल कंपेयर कर सके? सो एबीसी मॉडल्स, लॉन्जिट्यूडिनल और पैनल डिज़ाइन, या फिर सर्वेज, या फिर कॉजेलिटी और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। सो स्टेप बाय स्टेप लेट अस सी एग्जैक्टली व्हाट आर दीज रिसर्च डिज़ाइंस। सो एबीसी मॉडल्स जो है बेसिकली दीज आर द वे ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन टू हेल्प डिटर्मिन फंक्शन ऑफ चाइल्ड्स बिहेवियर, एंड दैट्स वाई यहाँ पे ये हमें जो टेम्परल रिलेशनशिप्स होती है बिटवीन द वेरिएबल्स इनको ये हमें एग्जामाइन एंड कंपेयर करने के लिए अलाउंस देती नहीं है, बिकॉज एबीसी मॉडल्स ये और जो चाइल्ड्स के बिहेवियर होती है उनके रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको कलेक्ट करने के लिए हमें हेल्प करती है। ओके, दैट्स वाई दिस ऑप्शंस गेट एलिमिनेटेड। लॉन्जिट्यूडिनल डिज़ाइंस में बेसिकली रिसर्चर एक ही पार्टिसिपेंट से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल्स के बीच में जो टेम्परल रिलेशनशिप्स होते हैं उनको एग्जामाइन एंड कंपेयर भी कर सकते हैं। दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2nd। सर्वेज में बेसिकली रिसर्चर रिस्पोंडेंट से रियल टाइम में रिस्पॉन्सेज लेता है फ्रॉम द क्वेश्चनेयर्स, एंड दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी टेम्परल रिलेशनशिप्स को हम लोग एग्जामाइन या फिर कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। सो दिस गेट्स एलिमिनेटेड। एंड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में तो हम लोग वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को टेस्ट करते हैं प्रॉपरली, एंड यहाँ पे एग्जैक्ट रिलेशनशिप्स को टेस्ट किया जाता है, ना कि टेम्परल रिलेशनशिप्स। ओके, that's why this gets eliminated. So your correct answer should be 2, that is longitudinal or panel designs. Okay, which of the following titles communicates the likely contents of the report the best? So इनमें से कौन सा रिसर्च का टाइटल ऐसा है जिसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली रिपोर्ट सेक्शन में क्या है उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रोसेस के? ओके, ऑल इन अ फ्लस्टर, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉलिसिंग स्ट्रैटेजीज। अब फ्लूस्टर में सभी पॉलिसिंग रणनीतियों का परिणाम, द ससेप्टेबिलिटी ऑफ पीपल टू सजेस्टिव इंटरव्यूइंग, विचारोत्तेजक साक्षात्कार के लिए लोगों की संवेदनशीलता, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सजेस्टिव इंटरव्यूइंग ऑन सब्सिक्वेंट आई विटनेस टेस्टिमोनी, बाद के प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही पर विचारोत्तेजक साक्षात्कार के परिणाम, A study of the influence of suggestive interviewing,
विचारोत्तेजक साक्षात्कार के प्रभाव का एक अध्ययन। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आप ये सारे ऑप्शंस देखोगे then you will understand your correct answer should be 3, the consequences of a suggestive interviewing on subsequent eyewitness testimony। सो इस टाइटल को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि रिसर्च रिपोर्ट में बेसिकली आपको आई विटनेस जो है ओके उनकी जो गवाही है वो आपको रिसर्च रिपोर्ट में लिखनी पड़ेगी, एज वेल जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आई विटनेस के इंटरव्यूज़ के, सो वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस आप मेंशन करोगे रिसर्च रिपोर्ट में, ओके। एंड दैट्स वाई बाय व्यूइंग दिस टाइटल यू विल अंडरस्टैंड दैट कि रिसर्च रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या कंटेंट आएगा, ओके। सो इफ़ यू कंपेयर दिस टाइटल विथ अदर टाइटल्स देन आप देखोगे कि इस टाइटल को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली रिसर्च रिपोर्ट का कंटेंट क्या है, ओके। बट इफ़ वी सी अदर टाइटल्स जैसे कि द स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सजेस्टिव इंटरव्यूइंग, सो इसको पढ़ने के बाद आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली रिसर्च रिपोर्ट का कंटेंट क्या होगा। बट यहाँ पे जैसे कि टाइटल में सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि रिसर्च रिपोर्ट में क्या कंटेंट होगा, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, ओके। What is the main job of the title? So now टाइटल का मेन जॉब क्या है? जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि टाइटल को पढ़ने के बाद हमें समझ में आना चाहिए कि रिसर्च रिपोर्ट का एग्जैक्टली कंटेंट क्या है, एंड दिस इज एक्चुअली द मेन जॉब ऑफ द टाइटल, ओके। सो टाइटल शुड बी विटी, यानी कि टाइटल मजाकिया होना चाहिए। टाइटल शुड गिव द रीडर अ स्नैपी वर्जन ऑफ ऑल द रिजल्ट्स, या फिर टाइटल शुड कैरेक्टराइज द एंटायर रिपोर्ट। येस, सो योर करेक्ट आंसर शुड बी टाइटल शुड कैरेक्टराइज द एंटायर रिपोर्ट, जैसे कि हमने अभी देखा, राइट। वट बेनिफिट इज सर्व्ड बाय यूजिंग सब हेडिंग्स? नाउ सब हेडिंग्स को इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलती है? दे कीप द मटेरियल इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर, they keep the material in a logical order, they keep the material related to the major theme of the report, all of these। so basically सब headings को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमें ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बिकॉज सब हेडिंग्स बेसिकली जो मटेरियल होता है उनको मीनिंगफुल ऑर्डर में रखता है, उनको लॉजिकल ऑर्डर में रखता है। एंड जैसे कि हमने अभी पिछले 2 क्वेश्चन में देखा था कि टाइटल को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि एग्जैक्टली रिसर्च के रिपोर्ट में क्या होने वाला है, ओके। एंड दैट्स वाई बेसिकली सब हेडिंग्स कीप द मटेरियल रिलेटेड टू द मेजर थीम ऑफ द रिपोर्ट, ओके। दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, फाइन। In what tense is it suggested that the introduction should be written? So introduction part जो होता है पूरे research report का वो किस टेंस में लिखा जाता है? पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। सो जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है रिसर्च रिपोर्ट का वो बेसिकली प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, बिकॉज इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग पूरे रिसर्च प्रोसेस का इंट्रोडक्शन देते हैं, उसमें हम लोग बताते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द होल रिसर्च, व्हाट इज़ द गोल ऑफ द रिसर्च, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें बताते हैं। एंड दैट्स वाई इंट्रोडक्शन पार्ट ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखा होता है, ओके। इन सर्टन सर्कमस्टांसेस अदर रिसर्चर्स में रिक्वेस्ट योर डेटा सेट फॉर वेरिफिकेशन, इन विच सिचुएशंस वुड यू हैव टू रिफ्यूज देयर एक्सेस? सो कई सिचुएशंस ऐसी होती है कि अदर रिसर्चर्स जो है वो आपको रिक्वेस्ट करती है ताकि आपका डेटा वो वेरीफाई कर सके, ओके। सो कौन से सिचुएशन में आपको उनको डेटा को वेरिफिकेशन करने के लिए एक्सेस नहीं देना चाहिए, ओके। सो लेट अस सी हियर 4 ऑप्शंस। इफ द कॉन्फिडेंशियलिटी of the participants cannot be assured, and if you intend to use the data in a follow-up study, अगर आपके स्टडी के पार्टिसिपेंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी का कोई भी आश्वासन नहीं है, ओके, या फिर आश्वासन हम लोग नहीं दे सकते, एंड एज वेल अगर आपको उस डेटा का इस्तेमाल फॉलोअप स्टडी के लिए करना है तब, या फिर if the confidentiality of the participants cannot be assured, and if another party has already requested the data at an earlier time,
ओके अगर पार्टिसिपेंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी की जो आश्वासन है वो नहीं दे सकते एंड एज वेल अनदर पार्टी ने ऑलरेडी आपको रिक्वेस्ट किया है ओके एट एन अर्लियर टाइम कि आप हमें डेटा सेट वेरिफिकेशन के लिए दे दो. If the confidentiality of the participants cannot be assured and if another party have proprietary rights over the data which prevents its release. Okay? अगर another party ऐसी है उनके पास proprietary rights है over that data कि उस डेटा को आप रिलीज नहीं कर सकते हो एंड एज वेल पार्टिसिपेंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी को भी आप अश्योर नहीं कर सकते हो. If the participants have not signed a disclaimer, अगर पार्टिसिपेंट्स ने डिस्क्लेमर साइन नहीं किया है एंड एज वेल अनदर पार्टी के पास प्रोप्रिएटरी राइट्स है ओवर द डेटा विच प्रिवेंट्स इट्स रिलीज. सो बेसिकली योर करेक्ट आंसर शुड बी 3. सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाई. सो यहाँ पे तो आप पार्टिसिपेंट्स के गोपनीयता का कोई आश्वासन नहीं दे सकते हो, यानी कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ने कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर्म पे साइन नहीं किए कि आप हमारे डेटा किसी के साथ शेयर मत करो, ऐसा कुछ किया नहीं पार्टिसिपेंट्स ने. बट जो अनदर पार्टी है उनके पास प्रोप्रिएटरी राइट्स है ओवर दिस डेटा कि आप इस डेटा को उनके परमिशन के बिना रिलीज नहीं कर सकते हो. सो ऐसे सिचुएशन में आप अदर रिसर्चर को ये डेटा वेरिफिकेशन के लिए नहीं दे सकते हो. Are you getting students? And that's why your correct answer should be 3 over here. And बाकी के सब situations में आप उनको access दे सकते हो कि आप हमारे डेटा सेट को वेरीफाई कर सकते हो. ओके सो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछो स्टूडेंट्स, बिकॉज आई नो दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट स्टिल मैंने समझाने की कोशिश की है. बट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके नेक्स्ट इज व्हाट डज द रिजल्ट सेक्शन हाईलाइट. नाउ रिजल्ट सेक्शन एग्जैक्टली क्या हाईलाइट करता है. सो बेसिकली स्टूडेंट्स रिजल्ट सेक्शन ये आउटकम ऑफ डेटा एनालिसिस को हाईलाइट करता है, बिकॉज जब भी आप डेटा एनालिसिस करके उसका रिजल्ट जब भी आपको मिलता है सो डेटा एनालिसिस का जो फाइनल आंसर होता है बेसिकली दैट पार्ट यू बेसिकली राइट इन योर रिजल्ट सेक्शन. ओके एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2. Contamination is likely source of error if an observer or interviewer. So contamination ये एक error का source हो सकता है जब observer या फिर interviewer क्या करता है तब. Knows the researcher, knows the research hypothesis of the study, is well acquainted with the subjects, has not been well trained. So basically जब भी observer और interviewer वेल ट्रेंड नहीं होता है देन इन दैट सिचुएशन कंटामिनेशन ये एक सोर्स ऑफ एरर हो सकता है. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. ओके ऑफ ऑल द नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टेक्निक्स स्टडीड कोरिलेशनल रिसर्च इज पर्टिकुलरली वेल सूटेड फॉर विच ऑब्जेक्टिव्स. ओके सो कोरिलेशनल रिसर्च ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टेक्निक है जिसमें हम लोग सिर्फ जो एग्जिस्टिंग रिलेशन होता है वेरिएबल्स के बीच में उनको हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं. दैट्स इट एंड दैट्स व्हाई कोरिलेशनल रिसर्च ये किस ऑब्जेक्टिव्स के लिए सूटेबल है. डिस्क्रिप्शन एंड प्रेडिक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड कंट्रोल, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल. सो बेसिकली स्टूडेंट्स कोरिलेशन रिसर्च में हम सभी लोग जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के बीच में उनको हम यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग यहाँ पे कोई भी टेस्ट करते नहीं है. एंड दैट्स वाई कोरिलेशनल रिसर्च का ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है, प्रेडिक्शन भी हो सकता है एंड एज वेल कंट्रोल भी हो सकता है. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. ओके इन अ डबल ब्लाइंड स्टडी an experimenter cannot influence participants' behaviors differently across groups. As such, we should expect that there will be little. So, double blind study में experimenter participants के behaviors को एंड वो भी डिफरेंट अक्रॉस द ग्रुप्स इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है. ओके
बिकॉज हमें पता है कि उसमें लिटिल बिट क्या होने वाला है. सो स्टूडेंट्स, डबल ब्लाइंड स्टडी जो है इसका मतलब ये है कि रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट दोनों को भी पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली ट्रीटमेंट क्या है. एज वेल उनको ये भी पता नहीं होता है कि किस ग्रुप में कौन से पार्टिसिपेंट्स है, पार्टिसिपेंट्स की आइडेंटिटी क्या है. इनफैक्ट पार्टिसिपेंट्स को भी रिसर्चर के आइडेंटिटी के बारे में कोई भी पता नहीं होता है. एंड दैट्स वाई ऐसे सिचुएशन में जो रिसर्चर और एक्सपेरिमेंटर होता है वो पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. सो वी शुड एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी लिटिल. सो ऐसे सिचुएशन में लिटिल बिट क्या होगा. ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशन में एक्सपेरिमेंटर बायस होगा लिटिल बिट. ओके, अगर एक्सपेरिमेंटर डबल ब्लाइंड स्टडी में पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करेगा देन ऑब्वियसली उसे एक्सपेरिमेंटर बायस कहा जाता है. बट अगर इन्फ्लुएंस नहीं करता है वो पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर्स को, देन उस वक्त एक्सपेरिमेंटर बायस क्रिएट नहीं होती है. एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4. हैव्थॉर्न इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, सो बिकॉज ऑफ द ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट्स ये अपने बिहेवियर्स चेंज करते हैं बिकॉज वो अंडर ऑब्जर्वेशन है. उसे हैव्थॉर्न इफेक्ट कहा जाता है. एक्सटर्नल इनवैलिडिटी, व्हाट इज दिस? ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो एक्सटर्नल इनवैलिडिटी होती है दिस इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल वैलिडिटी. एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब होता है कि कितने एक्सटेंट तक आप अपने रिसर्च के रिजल्ट्स दूसरे सिचुएशन के ऊपर जनरलाइज कर सकते हो. बट इनवैलिडिटी का मतलब एग्जैक्टली उसके अपोजिट है कि आप अपने रिसर्च के रिजल्ट्स दूसरे सिचुएशन के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते हो. ओके, एंड प्लासिबो इफेक्ट यानी कि फेक इफेक्ट, मतलब जो ट्रीटमेंट आप कंट्रोल ग्रुप को देते हो यानी कि फेक ट्रीटमेंट और फॉल्स ट्रीटमेंट, उसे प्लासिबो इफेक्ट कहा जाता है. बट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4. ओके, in determining causation we have to identify at least two variables whose values change together in related ways. The principle of causation involved here is the ओके. सो जब भी आपको कॉजेशन को डिटरमिन करना है, सो कॉजेशन का मतलब होता है कि जब भी आपको डिटरमिन करना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, देन इस सिचुएशन में हमें एटलीस्ट ऐसे दो वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना होता है जिनके वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ चेंज होती है. ओके, सो ऐसे कॉजेशन के प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है, वेदर यू कॉल इट एज कोवेरियंस रूल या फिर इंटरनल वैलिडिटी रूल या फिर कॉजल एम्बिग्विटी रूल या फिर टेम्परल प्रेसिडेंस रूल. सो इसे कोवेरियंस रूल कहा जाता है बिकॉज कोवेरियंस इस शब्द का मीनिंग ही ये है कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कोवेरिएट करते हैं. मतलब अगर एक वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज करते हो देन उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो जाती है. उसे कोवेरियंस रूल कहा जाता है. ओके, व्हाट इज इंटरनल वैलिडिटी रूल? जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में एक्सटर्नल वैलिडिटी के बारे में देखा था, वैसे ही इंटरनल वैलिडिटी होती है. सो इसका मतलब होता है कि जब भी आप अपने रिसर्च में कुछ मटेरियल्स जैसे कि लिटरेचर, डेटा यूज़ करते हो, सो जो डेटा बेसिकली आपके रिसर्च में होता है, सो हाउ दैट डेटा is capable of giving you the right results. So this is called as the internal validity. Okay, what is causal ambiguity? So causal ambiguity rule का मतलब होता है कि lack of understanding of cause and effect interaction between resources and competitive advantage and making it difficult for competitors to replicate success. So basically यहाँ पे हम लोग cause and effect जो interaction होता है variables के बीच का, उनको हम लोग यहाँ पे understand नहीं कर पाते हैं. And this occurs because
और जो रिसोर्सेज होती है एंड जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, ओके ओके, उनका जो मीनिंग होता है और उनका जो इंटरेक्शन होता है, उनको भी हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. सो उसे कॉजल एम्बिग्विटी रूल कहा जाता है, यानी कि कारण अस्पष्टता. मतलब जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसके बिहाइंड जो रीज़न है वो हम लोग यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज द कॉजल एम्बिग्विटी रूल. ओके, एंड टेम्परल प्रेसिडेंस रूल का मतलब होता है कि कॉज ये हमेशा इफेक्ट के पहले आना चाहिए, बिकॉज कॉज की वजह से इफेक्ट होता है एंड दैट्स वाई कॉज शुड ऑकर बिफोर द इफेक्ट. सो उसे टेम्परल प्रेसिडेंस रूल कहा जाता है. बट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1. ओके, when you replicate research you can see whether an earlier investigator measured differences between groups that occurred by chance, and if so that researcher may have experienced. okay, जब भी आप किसी भी रिसर्च को रेप्लिकेट करते हो यानी कि फिर से करते हो, देन उसमें आप लोग ये देखते हो कि जो पहले के रिसर्चर थे उन्होंने जो मेजरमेंट लिए थे, ओके, रिगार्डिंग डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप्स, बेसिकली वो मेजरमेंट उनको चांसेस की वजह से मिले थे या फिर वाकई में मिले थे, ये आप यहाँ पे जानने की कोशिश करते हो. सो अगर आपको ऐसे समझ में आता है कि ये रिजल्ट्स और ये मेजरमेंट्स पहले के रिसर्चर को चांसेस की वजह से आ गए हैं, ओके, देन इन दैट सिचुएशन रिसर्चर ने क्या एक्सपीरियंस किया होगा? रेप्लिकेशन विदाउट एक्सटेंशन, देन कंस्ट्रक्ट इन वैलिडिटी, सॉरी, देन टाइप 1 एरर, या फिर वैलिडिटी बट नॉट रिलायबिलिटी. सो ऐसे सिचुएशन में उस रिसर्चर ने टाइप 1 एरर को एक्सपीरियंस किया होगा, बिकॉज टाइप 1 एरर, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले से ही बताया था कि टाइप 1 एरर आती है जब हम लोग सही हाइपोथेसिस, मतलब सही नल हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट करते हो तब. ओके, एंड दैट्स वाई अगर इन्वेस्टिगेटर ने यहाँ पे चांसेस की वजह से मेजरमेंट लिए हैं, देन ऑब्वियसली उसने नल हाइपोथेसिस जो सही है उसको रिजेक्ट किया है. ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3 ओवर हियर. नाउ व्हाट इज कंस्ट्रक्ट इन वैलिडिटी? सो इसका मतलब है कि बेसिकली जो प्रूफ सिस्टम होता है एंड जो कंस्ट्रक्ट सिस्टम होता है, ओके, उसकी कोई भी वैलिड होने की चांसेस नहीं होते. सो उसे कंस्ट्रक्ट इन वैलिडिटी कहा जाता है. एंड वैलिडिटी बट नॉट रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि वैलिडिटी यानी कि वैधता, ओके, यानी कि एक्सटेंट टू विच कि आपके रिजल्ट्स कितने सही है, एंड रिलायबिलिटी यानी कि कंसिस्टेंसी, मतलब बार बार अगर आप एक ही रिसर्च को रेप्लिकेट कर रहे हो देन हमेशा आपको डिफरेंट सिचुएशंस में उस रिसर्च के रिजल्ट्स हर बार कितने स्टेबल आ रहे हैं. सो दिस इज नथिंग बट द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. ओके, बट योर करेक्ट आंसर शुड बी टाइप 1 एरर, बिकॉज ऐसे सिचुएशन में उस रिसर्चर ने ऑब्वियसली टाइप 1 एरर को ही एक्सपीरियंस किया होगा, एंड दैट्स वे उसने बाय चांस जो मेजरमेंट्स होते हैं वो उसने ले लिए होंगे. ओके, दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3. When a researcher replicates earlier work, one reason is to see if variables were selected appropriately so that the results are meaningful. This issue involves the question of, okay? सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हम लोग पहले रिसर्च वर्क को रेप्लिकेट करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि जो वेरिएबल्स हमने सिलेक्ट किए हैं वो वेरिएबल्स एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट है या नहीं, ताकि हमें मीनिंगफुल रिजल्ट्स मिले. ओके, सो अगर हम लोग किसी भी रिसर्च वर्क को रेप्लिकेट करते हैं देन उसमें किस चीज़ का इशू आ सकता है? सो वेदर रिलायबिलिटी का इशू आ सकता है, या फिर एग्जैक्ट रेप्लिकेशन का इशू आ सकता है, या फिर टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स का इशू आ सकता है, या फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का इशू आ सकता है. सो इन दिस सिचुएशन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का इशू आएगा, बिकॉज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट अ मेजर रिफ्लेक्ट्स. ओके, एंड यहाँ पे हमारा जो एविडेंस है वो है वेरिएबल्स, एंड वेरिएबल्स को टेस्ट करने के बाद जो हमें प्रॉपर रिजल्ट्स मिलते हैं, सो दोज राइट,
बट अगर वेरिएबल्स ही यहाँ पे गलत है, अगर एविडेंस ही यहाँ पे गलत है, देन ऑब्वियसली हमें मीनिंगफुल रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं. एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे जो इशू है वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का आएगा. ओके, सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 4 ओवर हियर. An advantage of internet-based research over laboratory research includes the fact that now internet-based research का advantage क्या है over the laboratory research. Okay, so there is no need to worry that participants on the internet might be providing data of low quality. Informed consent, debriefing, and compensatory follow-up are easy and automatic, so the researcher need not worry about them as much as in laboratory studies. Participants are not likely to be distracted during course of the study compared to laboratory research. Data collection is automatic and accurate. So the chance of errors in the data set is minimized. So देखो यहाँ पे आपको इंटरनेट बेस्ड रिसर्च का एडवांटेज पूछा है, डिसएडवांटेज नहीं पूछा है. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि जब भी हम लोग इंटरनेट बेस्ड रिसर्च करते हैं देन ऑब्वियसली सब चीज़ें वहाँ पे ऑटोमेटिक होती है. दैट्स वाई जो डेटा कलेक्शन प्रोसीजर है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक होगी एंड एज वेल एक्यूरेट होगी, बिकॉज यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें. बट अगर आप लेबोरेटरी रिसर्च से डेटा कलेक्ट करने जाओगे या फिर उसको इंटरप्रेट करने जाओगे देन ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई तो एरर्स आ जाएंगी, ह्यूमन एरर्स बेसिकली. And that's why your correct answer should be 4 over here. Okay, when scientists develop their ideas for research projects of the following, which is most often the source of their ideas. So जब भी scientist रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियाज़ डेवलप करते हैं देन उनके आइडियाज़ का जो सोर्स है, मेन सोर्स है, वो क्या है? कलीग्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद इन देयर ओन इंस्टीट्यूशंस, मतलब उनके कलीग्स इन देयर ओन डिपार्टमेंट, the existing research literature, discussions within their research teams. So obviously their source of ideas should be existing research literature, because ये एक formal तरीका है ideas पाने का. ओके, बिहाइंड द रिसर्च प्रोजेक्ट्स. ओके, बिकॉज रिसर्च लिटरेचर ये बेसिकली बहुत ही ऑथेंटिकेट चीज़ होती है. एंड रिसर्च लिटरेचर में काफ़ी सारे आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर्स होते हैं जो कि ऑथेंटिकेट होते हैं. एंड दैट्स दिस इज़ द प्रॉपर वे ऑफ द सोर्स ऑफ आइडियाज़ फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट्स. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 3. वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विथ यूजिंग डिसेप्शन इन रिसर्च इज़ दैट, सो जब भी आप रिसर्च में डिसेप्शन का इस्तेमाल करते हो देन उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है? ओके, डिसेप्शन का मतलब होता है कि धोखा, मतलब अगर आप धोखे से पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेट करते हो रिसर्च में देन उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है? इट सेल्डम लीड्स टू वैलिड डेटा बिकॉज पार्टिसिपेंट्स डू नॉट नो व्हाट द स्टडी इज रियली अबाउट. It violates the ethical standards developed by the American Psychological Education or Association. It may take it difficult for the participant to know enough to give informed consent about taking part in the study. Participants almost always respond negatively after learning that a study involved deception. So basically अगर आप धोखे से participants को participate करने की कोशिश करते हो then obviously पार्टिसिपेंट हमें रिफ्यूज़ करते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट देने के लिए. ओके, एंड दैट विल बी द वन ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज अगर वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट देने के लिए हमें रिफ्यूज़ करते हैं देन बाद में बाकी के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि एथिकल इश्यूज़, देन डेटा वैलिड होना या फिर नहीं होना, ये प्रॉब्लम्स बेसिकली बाद में आते हैं. बट सबसे जो इशू है वो क्रिएट होगा वो ये होगा कि बेसिकली पार्टिसिपेंट्स हमें रिफ्यूज़ करते हैं ताकि वो हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट देने की कोशिश करें. ओके, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 3. नाउ नेक्स्ट इज इन क्रॉस कल्चरल रिसर्च लार्ज डिफरेंसेस आर इजी टू स्पॉट but hard to interpret, whereas small differences are hard to spot but easy to interpret. This problem reflects the concept of. So जब भी हम लोग क्रॉस कल्चरल रिसर्च करते हैं यानी कि क्रॉस कल्चर्स के बारे में जब भी हम स्टडी करते हैं देन उसमें जो लार्ज डिफरेंसेस होते हैं उनको स्पॉट करना बहुत इजी होता है बट उनको इंटरप्रेट करना डिफ़िकल्ट होता है. एंड वाइस वर्सा अगर आप स्मॉल डिफरेंसेस देखोगे देन उनको स्पॉट करना डिफरेंट होता है बट उनको इंटरप्रेट करना इजी होता है. सो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? सो इसे इंटरप्रिटेशन पैराडॉक्स कहा जाता है. जैसे कि यहाँ पे अगर लार्ज डिफरेंसेस है
देन हम लोग उनको इजीली स्पॉट कर सकते हैं, बट उनको हार्ड इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं हम, मतलब उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो बेसिकली हार्ड होता है, एंड अगर स्मॉल डिफरेंसेस होती है देन उनका इंटरप्रिटेशन सही होता है बट उनका स्पॉटिंग हार्ड होता है. सो इसे बेसिकली इंटरप्रिटेशन पैराडॉक्स कहा जाता है. रिलेटिविज्म का मतलब है कि इट इज़ अ डॉक्ट्राइन दैट नॉलेज, truth and morality exist in relation to culture, society or historical context and are not absolute. So basically relativism जो है ना, ओके यहाँ पे ज़्यादा फोकस हम लोग नॉलेज, ट्रूथ या फिर मोरालिटी को देते हैं, एंड विच इज़ रिलेवेंट टू द कल्चर, सोसाइटी और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. ओके मतलब रिलेटिविज्म में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये हमारे थिंकिंग पावर को देते हैं, एंड नॉट कि जो एविडेंसेस वगैरह होती है उनको हम लोग यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते नहीं है. हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट्स यानी कि जो काल्पनिकली जो चीज़ें आप निर्माण करते हो, दैट देन व्हाट इज कंटेंट वैलिडिटी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. सो कंटेंट वैलिडिटी का मतलब होता है कि डिग्री टू विच टेस्ट और असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट इवेल्युएट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक, कंस्ट्रक्ट और बिहेवियर दैट इट इज़ डिज़ाइन टू मेजर. सो बेसिकली कंटेंट वैलिडिटी का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो मेजरमेंट के लिए, सो उस इंस्ट्रूमेंट के पास कितनी एबिलिटी है कि वो मेजरमेंट सही से करे जिसको वो मेजर करना चाहता है, उसे बेसिकली कंटेंट वैलिडिटी कहा जाता है. बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम डिस्कस किया है और कॉन्सेप्ट डिस्कस की है, सो वो कॉन्सेप्ट बेसिकली इंटरप्रिटेशन पैराडॉक्स की है. ओके so that's why your correct answer should be 1. So students, thank you for watching this session. I hope all of you understood everything जितना भी मैंने इस सेशन में डिस्कस किया है, बट आई नो थोड़े जो क्वेश्चंस थे वो डिफ़िकल्ट थे अंडरस्टैंड के लिए. सो उनके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट करके पूछो. ओके